So, students, till now we have studied the meaning and definition of a demand, types of demand, okay, the reasons why the demand curve slopes downward, what is individual demand schedule and curve, what is market demand schedule and curve, determinants of demand, मतलब डिमांड किन किन चीज़ों की वजह से चेंज होता रहता है, द लॉ ऑफ डिमांड मतलब जब प्राइस बढ़ेगा तब डिमांड कम होएगा एंड वाइस वर्सा, अजम्पशंस ऑफ डिमांड मतलब जब ये सब अजम्पशंस पूरे होंगे तभी लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा. ओके. Now let's start with a new concept, demand schedule. Schedule is a tabular representation of numerical data. Okay, so पहले टेबल जो ये है टेबल 3.3 बता रहा है वन साइड इज गिवन अबाउट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड ऑन द अदर साइड इट इज सेड द क्वांटिटी डिमांडेड एट द पर्टिकुलर प्राइस. ठीक है ना. और जब हम देख रहे हैं ये टेबल को वी कैन अंडरस्टैंड इजीली दैट जब प्राइस कम हो रहा है तब डिमांड एक नॉर्मल कंज्यूमर का डिमांड बढ़ते जा रहा है. ओके. तो टेबल को जब हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, so we have already understood that the demand curve is downward sloping from left to right. Okay, so on x-axis it is a demand quantity demanded in kilograms and on y-axis it is the price of a particular commodity. So जैसे प्राइस कम होते जा रहा है डिमांड बढ़ते जा रहा है एंड एट प्राइस ऑफ ₹10 on y axis at price of ₹10, x axis पे हमारा डिमांड है 5 kgs. ओके, एंड डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू right. Okay, so this was demand schedule. Now coming to the next concept, it is exceptions to the law of demand. Exceptions means कब law of demand उल्टा काम करता है. लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, जब प्राइस बढ़ेगा तब डिमांड कम होगा और जब प्राइस ज़्यादा होगा तब डिमांड कम होगा. ठीक है ना. एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, जब कंज्यूमर उल्टा डिमांड करेगा. सो द फर्स्ट पॉइंट इज Giffen paradox. और अगर if you have looked at the graph of exceptions to the law of demand, तो ग्राफ उल्टा चल रहा है. मीन्स इन दिस एक्सेप्शन द डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, मतलब इसमें कंज्यूमर उल्टा थिंक करता है. So the first point speaks about Giffen's paradox. Paradox मतलब उल्टा, opposite. Okay. So Giffen जो नाम है एक इंसान का नाम था, सर रॉबर्ट गिफन, who was a great economist in England. उन्होंने एक situation observe की. Okay. क्या था वो situation? Inferior goods जो होता है, inferior goods मतलब ऐसी goods जिसकी price कम होने के बावजूद भी उसका डिमांड नहीं बढ़ता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो कोम्ब, कंघी. जब कंघी का प्राइस कम हो जाता है तो क्या हम लोग 100-200 कंघी एक साथ खरीदते नहीं, तभी भी लोग उतना ही डिमांड करते हैं जितना उनको ज़रूरत रहता है. फॉर एग्जांपल मैच बॉक्स को भी ज़्यादा डिमांड लोग नहीं करते भले उसका प्राइस कम होने के बावजूद भी. ओके. सो रॉबर्ट गिफन ने यह बात इंग्लैंड में ऑब्जर्व की. inferior goods और लो क्वालिटी गुड्स के लिए when the price of these goods fall, तभी भी लोग उसे ज़्यादा डिमांड नहीं करते थे. ठीक है ना. तो सर रॉबर्ट गिफन ने इंग्लैंड में ऑब्जर्व किया कि जब प्राइस ऑफ अ ब्रेड इंग्लैंड में कम हुआ तब जो पैसा ब्रेड के कीमत कम होने से बचने लगा, लोग उससे मीट खरीदने लगे ना कि बल्कि और ज़्यादा ब्रेड खरीदने लगे. तो ये था गिफन पैराडॉक्स. मीन्स पीपल स्टार्टेड टू एक्ट डिफरेंटली और पैराडॉक्सली. फॉर एग्जांपल जब ब्रेड की प्राइस कम हुई तो उनको ब्रेड ज़्यादा डिमांड करना चाहिए था, बट नो, दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन मीट इंस्टेड ऑफ बाइंग मोर ब्रेड. सेकेंड पॉइंट सेज अबाउट प्रेस्टीज गुड्स. प्रेस्टीज गुड्स मीन्स एक्सपेंसिव गुड्स. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल अगर आज के टाइम पे हम लोग देखें तो सोने का प्राइस बढ़ते जा रहा है, तो जैसे जैसे बढ़ भी रहा है लोग उसको डिमांड भी उतना ही ज़्यादा करते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि ये और वैल्यूएबल है. तो ये था प्रेस्टीज गुड्स. Third point come as speculation. Speculation means to think about the future price of a commodity. When the people start speculating, means starts expecting that the price of a commodity will increase or fall in the near future, they will act differently and will not act according to the law of demand. For example, अगर हमको लग रहा है कल पेट्रोल बढ़ने वाला है तो हम आज ही जाते हैं और गाड़ी में ज़्यादा पेट्रोल मतलब टैंक फुल करवा के आ जाते हैं. तो ये था लॉ ऑफ डिमांड के अपोजिट काम करना. ठीक है ना. भले आज भी पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है लेकिन कल और बढ़ने वाली है, उसकी वजह से हम लोग आज ही ज़्यादा डिमांड कर लेते हैं. तो by this act we are contradicting the law of demand. Okay. The fourth point says as price illusion. Illusion means धोखा, means ऐसा नकली है ये. So we as a consumer always have a illusion that the branded products जो ज़्यादा expensive है वो हमेशा अच्छे ही होते हैं, but it is a illusion. ज़रूरी नहीं जो महंगे प्रोडक्ट है वो
अच्छे ही होते हैं, बट एक इल्यूजन माइंड में, कंज्यूमर के माइंड में डेवलप है कि जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी महंगे बिकते हैं, वो अच्छे ही होते हैं। तो उसकी वजह से जब वो और महंगे हो जाते हैं तो लोग उसको और ज़्यादा डिमांड करते हैं। फॉर एग्जांपल, कार की कीमत अगर 30 लैक्स है, जब वो 40 लैक्स पे जाती है तो लोगों को लगता है अरे इन्होंने नया स्पेसिफिकेशन लाया रहेगा, नए फीचर्स ऐड किए रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बस ड्यू टू some other factors the price of a car suddenly increases and the consumer start thinking that there might be certain exception or certain inclusion of a particular feature. ठीक है ना? The price illusion. The next point is about ignorance. Ignorance means sometimes the consumer is ignorance. वो ध्यान ही नहीं देता है कि प्राइस क्या है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। जो चीज़ उसको 5 रुपये में खरीदनी चाहिए वो 10 रुपये में भी खरीद के आ जाता है, तो उसको पता नहीं चलता है। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, द मेल ऑफ द हाउस डजेंट नो द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर वेजिटेबल। ठीक है ना? तो उसको पता नहीं चलता है कि वो प्राइस, वो वेजिटेबल कितने का खरीदना चाहिए उसे, तो वो इग्नोर रहता है, इग्नोरेंस में एक्ट करता है। उसको पता भी नहीं रहता है उसको कितने में खरीदना चाहिए वो, और वो कम कीमत की चीज़ ज़्यादा कीमत में खरीद के आ जाता है। Sixth point says as habitual goods. Now, what is habitual goods? Consumer is certain habitual to certain goods. मतलब उनको वो आदत ही है वो। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिव स्मोकर के लिए अगर स्मोकर के लिए सिगरेट की प्राइस ज़्यादा बढ़ भी जाए तो भी वो महंगे में उसको खरीदेगा। ठीक है ना? तो हैबिचुअल गुड्स मीन्स अगर प्राइस ज़्यादा भी रहेगा तो वो डिमांड ज़्यादा करेगा। सो बाय डूइंग दिस इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टिंग इट्स ओन लॉ ऑफ डिमांड। तो दिस वाज द एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड कि कब कब उन लोग उल्टा एक्ट करते हैं। Now coming to the next topic, that is variation of demand. Variation of demand means when a demand of a by an individual changes due to changes in its price and not due to changes in any other factors. मतलब जब एक कमोडिटी की प्राइस चेंज होती है तब उसका डिमांड चेंज होता है, तब उसको कहते हैं वेरिएशन इन डिमांड. So the variation in demand is of two types. First is expansion of demand. The second is contraction of demand. So expansion of demand means जब प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी कम हो जाती है तब उसकी डिमांड बढ़ जाती है, उसको कहते हैं एक्सपांशन ऑफ डिमांड. ठीक है ना? फॉर एग्जांपल, अगर वीट गेहूं की प्राइस 30 थी, अब उसकी प्राइस हो गई 20, तो जब मैं पहले 2 किलो बाय करता था अब मैं 4 किलोज बाय करूँगा. ओके, वी कैन अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली बाय लुकिंग एट द ग्राफ. ऑन एक्स एक्सिस इट इज़ द क्वांटिटी डिमांडेड इन केजेस बाय एन इंडिविजुअल एंड ऑन द वाई एक्सिस इट इज़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. ठीक है ना? सो हम लोग नॉर्मली पी प्राइस पे परचेस करते हैं क्यू क्वांटिटी. ओके, पी और क्यू पे. जब प्राइस पी से P1 हुआ मतलब कम हो गया तो डिमांड हमारा ए से बी पे आ गया. ठीक है ना? देखो इंक्रीज हो गया. डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, सो दिस वाज द एक्सपांशन. जब प्राइस कम होता है तो डिमांड एक इंडिविजुअल ज़्यादा करता है. नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड? अपोजिट ऑफ एक्सपांशन. मतलब जब प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगा. ठीक है ना? सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रिफर्स टू अ फॉल इन द डिमांड ड्यू टू राइज इन द प्राइस अलोन एंड नॉट ड्यू टू एनी अदर फैक्टर. सिर्फ प्राइस ही, वेरिएशन ऑफ डिमांड में सिर्फ हमको प्राइस पे ध्यान देना है एंड नॉट टू एनी अदर फैक्टर्स. सो जब हम लोग पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी डिमांड करते थे, ठीक है ना, और जब प्राइस बढ़ गया पी से P2 हो गया तो डिमांड हमारा जो बी था वो बी से ए पे हमारा डिमांड कर्व चला गया. इफ़ यू लुक एट द फिगर, डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. मतलब उल्टा चल रहा है क्योंकि डिमांड प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कम हो गया. ओके, now coming to the next concept speaks about changes in demand. Now what is the meaning of changes in demand? When the demand changes, when the demand of a commodity changes due to other factors applicable in the market and not due to the price of a commodity, it is called changes in the demand. For example, जब when the income of an individual changes or when the habit, preference, taste of a consumer changes तो डिमांड भी चेंज करेगा. ठीक है ना? एंड प्राइस की वजह से वो चेंज नहीं कर रहा है, उसका प्रेफरेंस, उसको अब कोई और चीज़ पसंद आने लगी, उसकी इनकम एंड कंज्यूमर की इनकम चेंज हो गई तो वो कंज्यूमर वो डिमांड नहीं करेगा. ठीक है ना? सो चेंजेस इन डिमांड मीन्स डिमांड चेंजेस ड्यू टू अदर फैक्टर्स एंड नॉट ड्यू टू प्राइस. द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज इंक्रीज इन डिमांड. इंक्रीज इन डिमांड मीन्स जब प्राइस सेम रहता है पर कंज्यूमर का प्रेफरेंस शिफ्ट हो जाता है.
ठीक है ना। कंज्यूमर कुछ अलग ऐसा प्रेफरेंस मिल जाता है, कुछ अलग ऐसा कॉन्सेप्ट मिल जाता है कि जिसकी वजह से वो और ये डिमांड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया है तो वो ये प्रोडक्ट का ज़्यादा डिमांड करेगा, तो उसको कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ग्राफ में देखेंगे, सो एक नॉर्मल कंज्यूमर पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी डिमांड करता था, ठीक है ना, और वो डिमांड का ग्राफ है ए। जब प्राइस चेंज भी नहीं हुआ अदर फैक्टर्स की वजह से, हो सकता है गवर्नमेंट ने कुछ नया पॉलिसी लाया रहेगा जिसकी वजह से उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ गए, तो उसने ये गुड्स को खरीदना चालू किया। सो प्राइस सेम ही है, वो पी प्राइस पे अब क्यू वन क्वांटिटी डिमांड करता है, जिसका डिमांड फॉर्म होता है बी कर्व से, ठीक है ना। राइट साइड पे देखना, डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। And second concept speaks about decrease in demand. Decrease in demand means when the demand changes due to changes in other factors of a product and not due to its price. Price की वजह से demand change नहीं होगा, so डिमांड चेंज होगा अदर फैक्टर्स की वजह से। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, इनकम, टेस्ट हैबिट्स, प्रेफरेंस एक्सेट्रा, ठीक है ना। सो इफ यू लुक एट द ग्राफ, तो पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी डिमांड करता था विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डिमांड कर्व ए, और अदर फैक्टर्स की वजह से अब वो पी प्राइस पे, मीन्स प्राइस अब सेम है, वो डिमांड उसका और कम हो गया विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डिमांड कर्व बी, ठीक है ना। तो डिक्रीज हो गया, वो लेफ्ट साइड पे आ गया है, ठीक है ना। तो उसका ये कॉन्सेप्ट था डिक्रीज इन डिमांड। सो बाय दिस the chapter of 3A, that is demand analysis, is completed. I hope you will be able to complete the exercise of this chapter. Okay.